ठीक है। तो पिछले क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे फॉरेन सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान में जो बाहरी किस किस सोर्स से भारतीय संविधान में क्या क्या चीज लिया गया है, कौन कौन सा फीचर्स भारतीय संविधान में जो है वो कौन से संविधान से या किस देश से या किस नियम से लिया गया है, किस एक्ट के द्वारा से लिया गया है। तो हम इस दो के बारे में पढ़ चुके थे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के द्वारा क्या क्या लिया गया था, कौन कौन सा फीचर्स हमारे संविधान का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया गया है, और कौन कौन सा फीचर्स हमारे संविधान का ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। कोई सा परेशानी नहीं है यहाँ तक। आज हम लोग पढ़ेंगे, देखेंगे कि यूएस कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा क्या क्या लिया गया है हमारे संविधान में। अमेरिका के संविधान से हमारे संविधान में कौन कौन से फीचर्स को लिया गया है। तो देखते हैं, सबसे पहला बात आते हैं फंडामेंटल राइट्स का, है ना। फंडामेंटल राइट्स जो है मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स जो है वो कहाँ से लिया गया है, यूएस के संविधान से लिया गया है। ठीक है। और क्या है, जैसे हम लोग देखते हैं एक और चीज कि जो हमारा जो संविधान, हमारा जो देश में जो जुडिशियरी होगा वो आज़ाद होगा, है ना। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी, वो किसी से डिपेंडेंट नहीं है, किसी भी तरह से किसी भी लेजिस्लेटिव या एग्जीक्यूटिव से पे डिपेंडेंट नहीं है जुडिशियरी। यानी हम जानते हैं कि हमारे डेमोक्रेसी का चार इंपॉर्टेंट पिलर्स में से एक जुडिशियरी है ना। तो ये पूरी तरह से आज़ाद होगा। क्या ऐसा व्यवस्था बनाया जाए हमारे संविधान में कि जुडिशियरी आज़ाद रहे, तो ये है, ये भी अमेरिका के संविधान से लिया गया है। फिर आते हैं नेक्स्ट, एक और है जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू ये क्या होता है, इसका मतलब जुडिशियल रिव्यू का मतलब होता है, जैसे मान लो हमारे पार्लियामेंट ने कोई कानून बना दिया, कोई कानून लेके आ गए, है ना, और राष्ट्रपति ने उसको साइन भी कर दिया। लेकिन अगर किसी ने सुप्रीम कोर्ट में जाके उस कानून के खिलाफ केस कर दिया, और अगर सुप्रीम कोर्ट को ऐसा लगता है, ऐसा फील होता है कि हाँ ये जो कानून बनाया गया है सरकार के द्वारा, वह किसी भी तरह जो भारत के का जो संविधान है, जिसमें जो उसका मूल आत्मा है उसके खिलाफ है, उसके अगेंस्ट है ना। हमारे संविधान का जो मूल आत्मा है, जो मतलब है ना, जो उसका एम है, उसके अगेंस्ट जा रहा है ये रूल, या किसी भी तरह से किसी भी व्यक्ति का फंडामेंटल राइट्स का हनन हो रहा है, तो वो कानून हमारे सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है कि पार्लियामेंट के द्वारा वो पास किया हुआ कानून को रद्द कर सकता है। इसी को, ये जो हमारे जुडिशरी के पास जो पावर है, इसी को बोला जाता है जुडिशियल रिव्यू। समझ में आया बात। नेक्स्ट आते हैं यूएस से और क्या लिया गया है, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट। इम्पीचमेंट को हिंदी में बोलते हैं महाभियोग। मतलब राष्ट्रपति को उनके पोस्ट से हटाना हो, है ना, बिना उनका कार्यकाल पूरा हुए, उनका अभी टर्म अभी भी बाकी है और उनको उसके पोस्ट से हटाना हो किसी कारणवश, मतलब वो किसी तरह का अपने मिसयूज किए है पावर का, तो इस प्रोसेस को जो बोला जाता है उसको बोला जाता है इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। ये राज्यसभा या लोकसभा किसी में भी स्टार्ट हो, कहीं पे भी इसको चालू किया जा सकता है। इसके लिए एक बहुत मतलब एक प्रोसीड्योर होता है, राज्यसभा लोकसभा दोनों में इसको पास करना पड़ता है, तब जाके प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट हो पाता है। इतना आसान प्रोसेस नहीं है कि आज उठे और प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट कर दिए। तो जो इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट है उसका जो क्या प्रोसीड्योर होगा, उसका वो सब कहाँ से लिया गया है, वो यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। समझ में आ रहा है बात। इसी तरह से रिमूवल ऑफ किसी भी हाई कोर्ट का जज, है ना, या सुप्रीम कोर्ट के जज जो है, उनका जो रिमूवल है ना, वो भी उनको हटाने का जो प्रोसेस है वो भी इसी संविधान से लिया गया है। रिमूवल ऑफ जजेस ऑफ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट, बिना उनके टर्म पूरा किए हुए अगर हमको हटाना है तो इसका जो प्रोसीड्योर है वो भी अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ठीक है बात। और क्या लिया गया है, और एक लास्ट चीज हम देखेंगे कि इंडिया यानी भारत में एक पोस्ट होगा वाइस प्रेसिडेंट का, पोस्ट ऑफ ए वाइस प्रेसिडेंट। ये जो पोस्ट होगा, ये जो पोस्ट होगा किसी देश में, ऐसा
प्रावधान भी जो है वो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ठीक है बात, कि एक इंडिया में एक उपराष्ट्रपति भी होगा, यह जो पोस्ट है वो अमेरिका से लिया गया है। कोई दिक्कत है? ठीक है ना, इतना सा बात है, यूएस से लिया गया है। यानी पहला है फंडामेंटल राइट्स, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी, जुडिशियल रिव्यू, इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, रिमूवल ऑफ जजेस ऑफ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट, एंड उसके बाद लास्ट क्या है, पोस्ट ऑफ ए वाइस ऑफ एनी, पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, ये नहीं लगेगा यहाँ पे, पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है बात? अच्छा ठीक, नेक्स्ट आते हैं। इसके बाद आते हैं, हम लोग देखते हैं जर्मनी का बोलते हैं, चलो ठीक है, वेमार कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी। देखो, इसको वेमार कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी क्यों बोला जाता है, क्योंकि जर्मनी का संविधान चेंज हो चुका है ना। अभी जो है वो संविधान दूसरा है, ये पहले दूसरा संविधान हुआ करता था जर्मनी में, है ना। तो इस कारण से इसको हम लोग नाम से यहाँ लिखते हैं, वेमार कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी। तो इस संविधान से क्या क्या लिया, मतलब जर्मनी के संविधान से क्या क्या लिया गया, तो इसके द्वारा मेन चीज यही लिया गया कि जब भी देश में इमरजेंसी सिचुएशन होगा, देश में जब भी इमरजेंसी सिचुएशन होगा, है ना, आपातकालीन व्यवस्था, आपातकालीन आपातकाल हो लगेगा जब भी देश में, तो उस टाइम क्या हो सकेगा, लोगों का फंडामेंटल राइट्स को टेम्पोरेली, है ना, तात्कालिक रूप से खत्म कर दिया जा सकता है थोड़े समय के लिए, जब तक इमरजेंसी लगा हुआ है देश में। यानी सस्पेंशन ऑफ, क्या बोल सकते हैं हम इसको, सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। तो हम फंडामेंटल राइट्स को शॉर्ट में लिखते हैं एफ आर और स्मॉल में एस, यानी फंडामेंटल राइट्स, ज्यादा राइट्स है इसलिए स्मॉल में एस लिखे। तो सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी, इमरजेंसी के समय में, है ना। तो इसको, ये कहाँ से लिया गया है, जर्मनी से लिया गया है। कोई परेशानी? ठीक है। और इसके बाद है, कोई परेशानी नहीं? नेक्स्ट आते हैं, कनाडा। कनाडा के संविधान से क्या क्या लिया गया है? तो सबसे पहला चीज और सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो कनाडा के संविधान से लिया गया है, वह यह है कि फेडरेशन, यानी एक फेडरल स्ट्रक्चर होगा, फेडरेशन विथ ए स्ट्रॉन्ग सेंटर, विथ ए स्ट्रॉन्ग सेंटर। हम ऑलरेडी तुमको बता चुके हैं फेडरेशन का मतलब क्या होता है। जब बहुत सारे राज्य, है ना, जब मिलके बनते हैं एक राष्ट्र, तो उसको फेडरेशन बोलते हैं। जैसे हम, लेकिन भारत सही मायने में फेडरेशन नहीं है, ना। भारत को अगर हम सही मायने में देखा जाए तो भारत एक फेडरेशन नहीं है, लेकिन कुछ कुछ प्रॉपर्टीज है फेडरेशन का, और जहाँ पे स्ट्रॉन्ग जो हमारा सेंटर है, यानी जो केंद्र सरकार है, वो बहुत ज्यादा मजबूत है। तो ऐसा जो थोड़ा सा प्रावधान है, जो फेडरेशन में कुछ जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो हमारे देश में मौजूद है ना। यानी जैसे सेंटर, एक स्टेट दूसरी स्टेट का जो सपोर्ट होगा, सारे स्टेट्स जो होंगे वो सेंटर से जुड़े होंगे, केंद्र सरकार के साथ जुड़े हुए हैं। तो एक ऐसा स्ट्रक्चर होगा जहाँ पे सेंटर सबसे ज्यादा मजबूत होगा। तो ये जो है फेडरेशन विथ स्ट्रॉन्ग सेंटर, ये कनाडा के समान संविधान से लिया गया है। ऐसे ट्रू मायने में फेडरेशन उसको बोला जाता है जब अलग अलग छोटा छोटा बहुत सारा राज्य मिल के, वो अपने में एक तरह से उनमें डील हो जाए ना, उनमें एक तरह का आपस में सहमति से वो एक देश का निर्माण करे। समझ में आ रहा है बात? तो उसको बोला जाता है एक्चुअल मायने में फेडरेशन। वो है तो अपने में अलग अलग, मतलब एक यूनिट है,
जब बहुत सारा यूनिट मिलके एक देश का निर्माण कर दे, है ना, वो आपस में पैक्ट करके, तो उसको बोला जाता है, सही मायने में फेडरेशन वो होता है, सही मायने में फेडरल फेडरल स्ट्रक्चर वह होता है। लेकिन हमारा देश ऐसा नहीं है। हमारे देश में जो छोटे छोटे राज्य है, वो राज्य बस इसीलिए बनाया गया है ताकि उन पे शासन सही तरीके से किया जा सके। ताकि छोटे छोटा यूनिट रहेगा, तो छोटे छोटे यूनिट में वहाँ पे मुख्यमंत्री हुआ होंगे, तो वो उनको छोटे से एरिया मिलेगा शासन करने के लिए, तो वहाँ पे डेवलपमेंट ज़्यादा हो पाएगा। यानी हमारे यहाँ जो राज्य है वो क्या है, वो फेडरेशन नहीं है, वो हमने उसको बांटा है राज्यों राज्यों के रूप में, जो इसलिए राज्यों के रूप में बांटा है ताकि वहाँ पे शासन व्यवस्था अच्छी हो सके। जबकि अमेरिका एकदम ऐसा नहीं है। अमेरिका में जो राज्य है ना, वो एक फेडरेशन है ना, जहाँ पे अलग अलग राज्य, इसलिए वहाँ पे देखोगे डुअल सिटीजनशिप है। हम बता चुके हैं कि अमेरिका में एक तुमको तुम्हारा जिस स्टेट में हो उस स्टेट का सिटीजनशिप मिलता है, फिर अमेरिकन सिटीजनशिप मिलता है। जबकि हमारा फेडरल हम एक फेडरल स्ट्रक्चर में नहीं है, इसलिए हमारे पास सिंगल सिटीजनशिप है। समझ में आ रहा है बात? नेक्स्ट आते हैं वेस्टिंग ऑफ रेसिडुअरी पावर, रेसिडुअरी पावर विथ सेंटर या इन सेंटर। मतलब जितना भी पावर है, रेसिडुअरी पावर होता है, मतलब वैसा जो भी पावर जिसके बारे में संविधान में मेंशन हो है, नहीं है ना, जो भी एक्स्ट्रा रेसिडुअरी पावर बचेगा वो सब सेंटर के पास है ना। कुछ भी ऐसा जगह पे कहीं आ गया ना, संविधान क्लियर नहीं है, हमारे संविधान क्लियर नहीं होगा, वहाँ पे सारा पावर किसके पास होगा, सेंटर के पास होगा। और ऐसे भी हम जानते हैं, हमारे पास दो लिस्ट होता है, एक सेंट्रल सेंट्रल लिस्ट होता है, स्टेट लिस्ट होता है, एक होता है कंकरेंट लिस्ट। ना तो कंकरेंट लिस्ट के अलावा में जो हम देखते हैं कि जो भी कंकरेंट लिस्ट में जो भी सब्जेक्ट्स होते हैं, वहाँ पे अगर स्टेट भी कानून बना देता है और सेंट्रल भी कानून बना देता है, तो जो सेंट्रल का कानून होगा वो लागू होगा, स्टेट का कानून रद्द हो जाएगा। तो इस तरह का जो रेसिडुअरी पावर है वो सब किसके पास है, सेंटर के पास है। समझ में आ रहा है बात? नेक्स्ट आते हैं, एक और है अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर्स। कहाँ पे, स्टेट्स में जो गवर्नर होते हैं, अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर्स इन स्टेट बाय किसके द्वारा, सेंटर के द्वारा। हम जानते हैं, जैसे ही हमारे केंद्र में सरकार का चेंज होता है, हम देखते हैं एकाएक सारे राज्यों का गवर्नर्स को चेंज किया जा रहा है। क्यों? हमारे जो सेंट्रल में जो होते हैं, जो भी पार्टी होती है, उनके पास ये पावर होता है कि वो किसी भी राज्य का गवर्नर किसी को भी नियुक्त कर सकते हैं, है ना। यानी जो गवर्नर का नियुक्ति किया जाता है किसी भी राज्य का, वो सेंट्रल के द्वारा किया जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है। इसी तरह देखे थे, जैसे हम नरेंद्र मोदी यानी बीजेपी का सरकार बना था, तो उससे पहले कांग्रेस की सरकार थी, तो कांग्रेस ने सभी जगह सारे सारे राज्यों में क्या किया था, अपने पसंद के गवर्नर को बना के रखा था, जब जो उनके बात मानेंगे। इस तरह का होता है अंदर का। तो ये तो है पॉलिटिकल बात हो गया। ऐसे हम यहाँ पे जो संवैधानिक बात ये पढ़ रहे हैं, जो गवर्नर को नियुक्त करने का जो प्रोसीड्योर होगा और जो किया जाएगा वो किसके द्वारा किया जाएगा, सेंटर के द्वारा किया जाएगा। और उनका जो पूरा का पूरा प्रोसीड्योर्स होगा, वो जो लिया गया है वो कनाडा के संविधान के द्वारा लिया गया है। ठीक है बात? नेक्स्ट आते हैं, हाँ, चलो इतना ही है, इसमें रहने देते हैं, यही है, काफी है इतना। नेक्स्ट आते हैं आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन। आयरिश बोलने का मतलब ये हुआ कि आयरलैंड, है ना, आयरलैंड का जो संविधान है उसको हम लोग आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। तो इसके द्वारा जो लिया गया है, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज लिया गया है हमारे संविधान में, जिसको हम लोग बोलते हैं, शॉर्ट में बोलते हैं डीपीएसपी। डीपीएसपी डीपीएसपी का मतलब होता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, है ना। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, इसको हिंदी में बोलते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व।
और इंग्लिश में बोलते हैं डायरेक्टिव डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। अचानक से फोकस हट जाता है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, शॉर्ट में बोलते हैं हम लोग इसको डीपीएसपी। तो ये क्या है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी क्या होता है, इसको हिंदी में हम बता चुके हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व बोलते हैं। मतलब यहाँ पे उन सब बातों को लेकर रखा जाता है, उन सब प्रिंसिपल्स को रखा जाता है, सिद्धांतों को रखा जाता है, जिसको ध्यान में रखते हुए जो भी सरकार है देश में, किसी भी पार्टी की सरकार हो देश में, उनको जब शासन कर रहे होंगे तो ये उनका बेसिक उद्देश्य होगा। इसके अंदर जो भी सिद्धांत लिखा हुआ है उनका वो बेसिक उद्देश्य होगा कि हम इन सब बातों को पूरा करें जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में मेंशन है। यहाँ वो सब बातें मेंशन है जिसको ध्यान में रखते हुए हर एक पॉलिसी बनाना है सरकार को। सारा काम सरकार का इन्हीं के अंदर जो बात लिखा हुआ है उसका पूर्ति करने के लिए करना है, उसको पूरा करने के लिए करना है। ये जो कॉन्सेप्ट है इसी को बोला जाता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। हालांकि हम सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते सरकार के खिलाफ। देखिए संविधान में डीपीएसपी में लिखा हुआ है कि सरकार को जनता के लिए ये काम करना चाहिए, लेकिन सरकार कर नहीं रही है। तो हम सरकार के खिलाफ कोर्ट में जाके डीपीएस में एसपी में लिखी हुई बातों के आधार पे केस नहीं कर सकते सरकार पे, है ना। लेकिन सरकार को ये करना चाहिए। लेकिन हम ऐसा अगर सरकार नहीं करती है ना, तो ऐसा नहीं है कि हम सरकार के खिलाफ जाके सुप्रीम कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में जाके केस कर दे कि सरकार डीपीएसपी में लिखी हुई बातों को नहीं लागू कर रही है ना। यानी इसको हम लोग कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते हैं, समझ में आ रहा है बात, डीपीएसपी को। जबकि फंडामेंटल राइट्स जो है, अगर सरकार किसी के भी फंडामेंटल राइट्स में किसी भी तरह का हनन करती है तो हम तुरंत कोर्ट जाके सुप्रीम कोर्ट तुरंत इसके खिलाफ, सरकार के खिलाफ में हम और अपने पक्ष में नतीजा लेके आ सकते हैं सुप्रीम कोर्ट से। सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर लेके आ सकते हैं और मेरा फंडामेंटल राइट्स तुरंत लागू हो जाएगा, तुरंत फिर से पुनः लागू कर दिया जाएगा। तो फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में यही अंतर है ना। समझ में आ रहा है बात। दूसरा क्या है, नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स, नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स टू राज्यसभा, नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स टू राज्यसभा। यानी राज्यसभा जिसको हम लोग अपर हाउस बोलते हैं, है ना। तो जो राज्यसभा में होगा, राज्यसभा में जो नॉमिनेशन करने का जो प्रक्रिया है ना, किस तरह से वहाँ पे नॉमिनेशन किया जाएगा, किस तरह से इलेक्शन होगा, वो जो प्रक्रिया है वो आयरिश संविधान से लिया गया है, कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। ठीक है बात। अच्छा, राज्यसभा जब हम पढ़ेंगे डिटेल में तो हम वहाँ पे बताएंगे। और एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, सबसे इम्पोर्टेंट है, ये है कि मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। यानी हमारे राष्ट्रपति का जो इलेक्शन होता है वो किस मेथड के द्वारा होता है, वो जो मेथड है वो आयरलैंड से लिया गया है। मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट बहुत इंपॉर्टेंट है ये, और हमको ये पढ़ना भी है कि क्या तरीका है, कौन सा मेथड है, किस प्रोसेस के द्वारा हम लोग प्रेसिडेंट का इलेक्शन करते हैं, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आयरलैंड के संविधान से क्या लिया गया है, डीपीएसपी लिया गया है। राज्यसभा में मेंबर्स किस तरह से नॉमिनेशन होंगे, क्या रूल्स है उसके रिगार्डिंग, वो लिया गया है। और मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट का इलेक्शन का जो तरीका है वो लिया गया है आयरलैंड के संविधान से। कोई परेशानी। नेक्स्ट आते हैं, किसी को कुछ पूछना है।
ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन। ऑस्ट्रेलिया का संविधान से हम लोगों ने क्या क्या लिया? तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हम लोग ने सबसे पहले चीज जो लिया है उसको हम लोग बोलते हैं कनकरेंट लिस्ट। क्या बोलते हैं? कनकरेंट लिस्ट। अब तुमको हम बता चुके हैं कनकरेंट लिस्ट क्या होता है, कि बहुत सब्जेक्ट्स को बांट दिया जाता है, स्टेट लिस्ट, सेंट्रल लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। कंकरेंट लिस्ट में वो सब सब्जेक्ट्स लिखे होते हैं जिसपे दोनों कानून बना सकता है, राज्य भी कानून बना सकता है और केंद्र भी बना सकता है। तो जो कंकरेंट लिस्ट का कॉन्सेप्ट है वो लिया गया है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। साथ में क्या है, दूसरा बात, कि जितने भी राज्य है उनके आपस में, वो आपस में ट्रेड करने का उनके पास फ्रीडम होगा। हमारा बात, जितने भी राज्य है वो अपने में ट्रेड कर सकते हैं, कॉमर्स बिजनेस कर सकते हैं, या इधर से उधर मतलब कोई भी माल का जो भी मतलब कच्चा माल है वो इधर से उधर बिना सेंट्रल के परमिशन के, सेंट्रल का हस्तक्षेप के बिना एक राज्य और दूसरा राज्य चाहे हम दूसरे एक दूसरे बिजनेस करें, है ना, तो वो कर सकता है। उसमें सेंट्रल कोई भी अरंगा नहीं डाल सकता कि नहीं सेंट्रल का बिना परमिशन नहीं है और आप दोनों बिजनेस कैसे कर रहे हैं। तो कोई भी दो राज्य है उनके बीच में पूरी तरह का ट्रेड और कॉमर्स का फ्रीडम होता है। हाँ, अब जो भी टैक्स वगैरह का जो लॉ है वो तो फॉलो करना पड़ेगा, है ना, लेकिन बाकी ऐसे फ्रीडम है। अब ऐसा नहीं है कि तुमको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा सरकार को, केंद्र सरकार को, वैसा नहीं है कि तुम बिना टैक्स के चले जाओगे। टैक्स तो देना पड़ेगा केंद्र सरकार को जो सेंट्रल होगा, लेकिन बाकी एक राज्य दूसरे राज्य से आराम से ट्रेड कर सकता है। ठीक है बात। और एक लास्ट चीज है, एक होता है जब हम पढ़ेंगे कभी, जब हम लोग पार्लियामेंट पढ़ेंगे तब हम बताएंगे कि कभी कभी क्या होता है, जॉइंट सिटिंग बुलवाया जाता है। जॉइंट सिटिंग किसका? अपर हाउस और लोअर हाउस, यानी लोकसभा और राज्यसभा, सारे मेंबर्स को एक साथ एक सदन में बुलाया जाता है। हम जानते हैं लोकसभा अलग है, राज्यसभा अलग है। लोकसभा को लोअर हाउस बोलते हैं, राज्यसभा को अपर हाउस बोलते हैं। तो कुछ कुछ समय ऐसा होता है जब राज्यसभा और लोकसभा दोनों के मेंबर को एक ही सदन में बुलाया जाता है ना, एक साथ बुलाया जाता है, ज्वाइंट सिटिंग कहलाता है उसको, है ना। तो हम इसको क्या बोले हैं? ज्वाइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट, है ना, ज्वाइंट सिटिंग ऑफ द टू हाउस, दो हाउस है, टू हाउस, टू हाउसेस, टू हाउस ऑफ पार्लियामेंट, यानी राज्यसभा लोकसभा का जब दोनों का एक साथ बुलाया जाए, है ना, तो उसको बोला जाता है ज्वाइंट सिटिंग। ये जो है, ये किस तरह से बुलाया जाएगा और क्या इसके पीछे का रूल्स होगा, है ना, कब कब बुलाया जा सकता है, कौन बुला सकता है ज्वाइंट सिटिंग, क्या किसके पास अधिकार है ज्वाइंट सिटिंग बुलाने का, है ना, तो ये सब हम लोग कहाँ से लिए हैं? ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिए हैं। ठीक है ना। तो ये कब कब इसको लिया जाता है तो हम छोटा सा बताते हैं। ये सिर्फ प्रेसिडेंट बुला सकते हैं ज्वाइंट सिटिंग, ठीक है ना। और क्या होता है, कभी कभी जब मान लो कोई लोकसभा का नया सेशन शुरू होने वाला होता है तो उसको तब उसमें पहला सेशन में उसको कभी कभी ज्वाइंट सीटिंग किया जाता है। और एक दूसरा काम होता है, जब क्या है, कोई एक ऐसा बिल है जो कभी राज्यसभा में पास हो रहा है तो लोकसभा में नहीं हो रहा है, लोकसभा में हो रहा है तो राज्यसभा में नहीं हो रहा है, दोनों में सामंजस्य नहीं बैठ पा रहा है ना, या किसी तरह का प्रॉब्लम हो रहा है, तब क्या कर सकता है, तब ज्वाइंट सीटिंग बुलाया जा सकता है ना, तब ज्वाइंट सीटिंग होता है ना, ताकि जिसमें लोकसभा राज्यसभा दोनों मिलके ही काम करते हैं। तो ये एक दो सीटिंग ऐसा होता है, ऐसा नहीं हो सकता कि पूरा का पूरा ज्वाइंट सेशन में निकल जाए, ज्वाइंट सीटिंग पूरा का पूरा सेशन ज्वाइंट सीटिंग में निकल जाए, ऐसा नहीं होता। तो बताओ किसी को परेशानी है यहाँ पे? तो आते यूएसएसआर, सोवियत यूनियन, जो रसिया जब अनडिवाइडेड था, या जिसको आप बोल सकते हैं रसिया का, तो यूएसएसआर से क्या क्या लिया गया? सोवियत संघ के संविधान से। तो सोवियत संघ के संविधान से अगर सबसे पहला बात हम बोले जो लिया गया है वह है फंडामेंटल ड्यूटीज। फंडामेंटल ड्यूटीज, है ना, हर एक लोगों का कुछ ना कुछ हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज है ना। क्या फंडामेंटल ड्यूटीज है हमारा? ये हम अंधविश्वास का बात
नहीं करेंगे, हम साइंटिफिक तौर तरीका से जीने का कोशिश करेंगे, है ना। ये हमारा एक फंडामेंटल ड्यूटीज है, हम संविधान में लिखा हुआ है कि सारे सिटीजन्स का ये अधिक फंडामेंटल ड्यूटीज है कि आप कैसा सोच समाज में बढ़ाए, साइंटिफिक सोच बढ़ाए, अंधविश्वास को खत्म करे। तो ये भी एक फंडामेंटल ड्यूटीज है ना। और क्या है, पर्यावरण को बचाना हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज है ना। जो भी हमारा कल्चरल तुम्हारा हेरिटेज साइट है, उनका सेफ गार्ड्स करना हमारा ड्यूटीज है, ठीक है ना। वन जीव प्राणियों का को बचाना, उनके तरफ दयालुता का भावना रखना, ये हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज है ना। पढ़ेंगे हम लोग फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में। तो ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज वाला कॉन्सेप्ट है हमारे संविधान में, वो भी यूएसएसआर से लिया गया है ना। और क्या, एंड साथ में क्या है, जो हम जब हम प्रियम्बल पढ़ेंगे, जस्ट इसके बाद हमको प्रियम्बल पढ़ना है, और जब हम प्रियम्बल पढ़ेंगे तो उसमें हम देखेंगे आइडियल्स ऑफ जस्टिस, जस्टिस के बारे में हम बात करते हैं ना, न्याय। तो हम तुमको वहाँ पे पढ़ाएंगे किस तरह का न्याय होता है। सिर्फ न्याय सोशल तौर पे भी होता है, मतलब तुम समाज में किसी को मंदिर जाने से, स्कूल में बैठने से रोक नहीं सकते, वो जस्टिस को हम लोग बोलते हैं सामाजिक न्याय। मतलब समाज में तुम किसी को ये नहीं बोल सकते, नहीं तुम हम लोग के साथ, तुम यहाँ इस दुकान से सामान नहीं ले सकते, तुम कोई लोग यहाँ पे कुआं या पानी नहीं भर सकते, इस तरह का समाज, या तुम समाज में किसी को बहिष्कार कर दिए हो, है ना। कोई काम कुछ किया, वो उसका पर्सनल काम था, लेकिन लोग उसका पूरा बहिष्कार किए हुए, नहीं हम इसको, इससे बात नहीं करेंगे, या इसको समाज से बाहर निकाल दो, इस तरह का जो चीज है, इसको हम लोग बोलते हैं सामाजिक न्याय। समझ में आ रहा है बात। तो आइडियल ऑफ जस्टिस में आ जाता है ये सामाजिक, सोशल न्याय, जस्टिस मिलना चाहिए सभी को, सभी को देना हमारा अधिकार, हमारा कर्तव्य है, देश का कर्तव्य है। हमारा संविधान इस बात का गारंटी देता है। सोशल होना चाहिए, और कैसा होना चाहिए जस्टिस, न्याय, इकोनॉमिक रूप से, यानी इकोनॉमिकली भी हम, हमें न्याय मिलना चाहिए, है ना। हम जितना मेहनत कर रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, उसको हमको इकोनॉमिकली रूप से उसका, उस रूप से हमको जस्टिस मिलना चाहिए, है ना। मतलब इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ की तरफ बढ़ना चाहिए देश को, ऐसा है यहाँ से कि लोगों को जो उतना, जो अब जो अमीर बहुत ज्यादा अमीर हो रहा है, गरीब जो बहुत ज्यादा गरीब हो रहा है, उनके बीच का डिफरेंसेस को कम करना, इस तरह का जो जस्टिस होता है ना, इस तरह का काम करने में इकोनॉमिक जस्टिस बोल सकते हैं उसको। और क्या है, पॉलिटिकल जस्टिस, मतलब कोई भी चाहे, पहले तो वोट देने का अधिकार सभी को होगा, है ना। और कोई भी चाहे तो कोई भी पार्टी बना सकता है, कोई भी किसी पार्टी को सपोर्ट कर सकता है, वो तुमको पूरा का पूरा फ्रीडम है ना। पॉलिटिकल जस्टिस है उसको हम लोग देखेंगे पॉलिटिकली रूप से। तो ये जो हमारे प्रियम्बल में जो इन सब का कॉन्सेप्ट डाला है जस्टिस का, सिर्फ जस्टिस सोशल भी रूप से होता है, इकोनॉमिक रूप से भी जस्टिस मिलना चाहिए, न्याय मिलना चाहिए, पॉलिटिकल रूप से भी। तो हमारे प्रियम्बल में जो इसको डाला गया है, ये भी यूएसएसआर से लिया गया है, ठीक है बात। इसके बाद बस दो और बचता है, हम लोग दो और देशों के बारे में पढ़ेंगे, इसके बाद हमारा सोर्सेस सब खत्म हो जाएगा। एक बचता है हमारा फ्रेंच, फ्रांस के संविधान से क्या लिया गया है, फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन, FRENCH, फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन। तो देखो, सबसे पहले अगर हम देखें, हम जानते हैं फ्रांस की क्रांति, थोड़ा बहुत भी नॉलेज है हिस्ट्री का फ्रांस की क्रांति के बारे में, तो हम जानते हैं वहाँ पे हम लोग बात करते हैं किसका, जो हम लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रैटर्निटी, है ना। लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रैटर्निटी का जो कॉन्सेप्ट हमारे संविधान में डाला गया है, लिबर्टी मतलब होता है तुम्हें आज़ादी, एक तरह से तुम्हारे सोच का आज़ादी, है ना। तुम कुछ भी सोच सकते हो, तुम कुछ भी बोल सकते हो, बोलने का आज़ादी, ये जो है ना, यानी तुम अपना रास्ता खुद तय करने का आज़ादी, उसको लिबर्टी बोला जाता है। तो एक तरह से लिबर्टी हो, इक्वलिटी हो, समानता का, है ना, समान है सभी कोई संविधान की नज़र से, है ना। इन द लॉ, इन द आइज ऑफ लॉ, कानून की नज़र से सभी कोई बराबर हो, है ना। लिबर्टी, उसको इक्वलिटी बोला जाता है। और फ्रेटर्निटी, और देश का काम है
यानी एक तरह से भाईचारा का भावना हो लोगों के बीच में, दुश्मनी का भावना ना हो, तो उसको बोला वो है वो, उसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं फैटर्निटी। तो जो आइडियल्स ऑफ, यानी हमें इस रूप में सोचना चाहिए, इस रूप में आगे बढ़ना चाहिए कि ऐसा आइडियल्स रखना चाहिए, इसका देश को इसी के रूप में काम करना चाहिए। ये जो कॉन्सेप्ट है जो हमारे प्रियम्बल में है, तो आइडियल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फैटर्निटी, ठीक है ना, फैटर्निटी। तो हमारे प्रियम्बल में इसको डाला गया, एंड फैटर्निटी इन द प्रियम्बल। ये कहाँ से लिया गया है? फ्रेंच से। और फ्रेंच में भी कहाँ से शुरुआत हुआ था इसका? जो फ्रांस की क्रांति है, उनका ये उसका ये बेसिस था, है ना। इसलिए जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी है देखते हैं अमेरिका में, वो एक्चुअली में फ्रांस में था, तो वहाँ से वो अमेरिका गया। स्टैचू ऑफ लिबर्टी जो है। नेक्स्ट आते हैं, एक और आइडिया था, मतलब ठीक है यही था, मेन तो इतना ही था। एक था रिपब्लिक, एक जिसको हम लोग बोल सकते हैं संप्रभुत्व राज्य होगा ना, संप्रभुत्व राज्य होगा, वो भी कहाँ से लिया गया? फ्रांस वाले से। एंड इंडिया एक रिपब्लिक कंट्री है, रिपब्लिक वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, वो भी यहीं से लिया गया, फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से। क्लियर है बात? लास्ट है एक, किसी को परेशानी है यहाँ तक, कुछ पूछना है, कुछ क्लियर नहीं हुआ है अच्छे से, कुछ ऐसा बात तो बोल सकते हो अभी। साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका से हम लोग ने क्या क्या लिया? सबसे इम्पोर्टेंट चीज लिया है साउथ अफ्रीका से, तो हम हर बार बोलते हैं इम्पोर्टेंट चीज है, लेकिन ये भी इम्पोर्टेंट है कि हमारे संविधान संशोधन होने का जो प्रोसीड्योर है ना, वो लिया गया है साउथ अफ्रीका के संविधान से। प्रोसीड्योर, प्रोसीड्योर फॉर अमेंडमेंट, अमेंडमेंट, स्पेलिंग हमेशा गलत है, AMEND है, प्रोसीड्योर फॉर अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है। अच्छा, एक और चीज लिया गया है, इसको हम बोल सकते हैं, ये पहला पॉइंट था, ये दूसरा पॉइंट क्या है? इलेक्शन ऑफ, इलेक्शन ऑफ राज्यसभा मेंबर्स, राज्यसभा मेंबर्स का जो इलेक्शन का प्रोसीड्योर है ना, वो भी यहीं से लिया गया, इलेक्शन ऑफ राज्यसभा मेंबर्स। ठीक है बात? तो ये जो प्रोसीड्योर है, किस तरह से इलेक्शन किया जाएगा, वो लिया गया है साउथ अफ्रीका के संविधान से। क्लियर है बात? तो इतना सा बात है हमारा, इसमें ये सब हमारा सोर्स है। तुमसे पूछा कैसे जाता है एग्जाम में? तो तुमसे ये पूछा जाएगा कि हमारे संविधान में जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है, वो किस संविधान से लिया गया है, या उसका सोर्स कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन है? हम लोग बोलेंगे आयरिश। ठीक है ना। इसी तरह से बोल सकता है तुम्हारे कि फंडामेंटल राइट्स कहाँ से लिया गया है, किस देश से संविधान से लिया गया है, तो हम लोग बोलेंगे USA, है ना। समझ में आ रहा है बात? जैसे नेक्स्ट पूछा जाएगा कि हमारे संविधान में हमने जो पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट का जो तरीका अपनाया है, कि हमारे देश में पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट होगा, यानी राष्ट्रपति नहीं, यहाँ प्रधानमंत्री बेसिक तौर पे हेड होगा। ये इस तरह का जो तरीका है, जो पार्लियामेंट में कैबिनेट का व्यवस्था है, जो कैबिनेट वाला तरीका है, ये सब जो कॉन्सेप्ट है वो कहाँ से लिया है ना? तो कहाँ से लिया है हम लोग ने? ब्रिटेन के संविधान से, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से। समझ में आ रहा है बात? है ना? हाँ, नहीं, वो नॉमिनेशन लिया गया है, नॉमिनेशन मतलब नामांकन, राज्यसभा मेंबर्स का जो नामांकन किया जाएगा, इस पहले नामांकन होता है ना, फिर उस पर इलेक्शन होता है।
अगर हम इलेक्शन लड़ना चाहते हैं तो हम नॉमिनेशन। नेक्स्ट है हमारा प्रियम्बल, है ना, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं प्रस्तावना। प्रियम्बल को हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रस्तावना। तो प्रियम्बल हमारा कब आया था? यानी ये सबसे पहले तो हम लोग मतलब प्रियम्बल जिस रूप में आया उसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, है ना। एक तीसरा सिटिंग था हमारे 9 दिसंबर को पहली बार संविधान सभा बैठी थी, 11 दिसंबर को दूसरी बार, जिसमें राजेंद्र प्रसाद को चेयरमैन इसका चुना गया था, और तीसरी बार 13 दिसंबर 1946 को जब हुआ था, तो इस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पेश किया था, जो कि बाद में जाके प्रियम्बल का रूप लिया, है ना। तो इसमें क्या बात किया गया था कि भारत एक कैसा कंट्री होगा? सॉवरेन होगा, है ना, मतलब जिसके ऊपर किसी भी तरह से कोई दूसरा देश का किसी भी तरह का कोई भी प्रेशर नहीं होगा शासन में। समझ में आ रहा बात? यानी कोई दूसरा देश किसी भी तरह से भारत को ये नहीं बोल सकता कि तुम इसके लिए तुम्हारे पास ये राइट्स नहीं है तुम्हारे देश में ये परमिशन लेने का, या ये काम करना है तुमको अपने देश में, तो हमसे परमिशन लो। यानी स्वायत्तता, पूरी तरह से भारत क्या है? एक स्वायत्त देश है, इसको परमिशन का जरूरत नहीं पड़ेगा, चाहे वो कुछ भी करे अपने देश में। यह सॉवरेन। दूसरा वर्ड है सोशलिस्ट। भारत एक कैसा कंट्री होगा? सोशलिस्ट कंट्री होगा, मतलब समाजवाद वाला कंट्री होगा। अब सोशलिस्ट का मतलब होता है कि भारत में जो सारे पर्पस, सारे जो एम होगा, वो होगा कि लोगों को उनके मूलभूत सुविधाएं देना, है ना। सरकार का काम पैसा कमाना नहीं, लोगों को मूलभूत सुविधाएं देना है। तो इसके लिए सरकार कैसे काम करेगी? सरकार काम करेगी कि जो मेन जो हमारा लोगों के लिए जो इम्पोर्टेंट वस्तुएं है ना, उसको सरकार कंट्रोल करेगी, उसका दाम कंट्रोल करेगी, उसका प्रोडक्शन कंट्रोल करेगी, है ना। जो आम लोगों की ज़िंदगी में बहुत इम्पोर्टेंट वस्तुएं हैं, जैसे खाना हुआ, ट्रैवल हुआ, रेलवेज हुआ, तो इन सबको सरकार के अंदर रहेगा सामाजिक रूप से, जिसका काम है समाज का भलाई करना। तो इस तरह से एक इंडिया का एम क्या? सोशलिस्ट कंट्री है ना। तीसरा सेकुलर, हम एक कैसा देश है? सेकुलर देश है ना। हम हमारे प्रधानमंत्री किसी भी धर्म के बारे में वो सपोर्ट नहीं कर सकते, है ना। हमारे प्रधानमंत्री ना हिंदू है, ना मुस्लिम है, ना सिख है, ना ईसाई है, लेकिन सभी धर्म को वो बराबर रूप से देखते हैं, ठीक है ना। तो वो इस तरह से हो गया हमारा प्रियम्बल में क्या कहता है कि हम एक सेकुलर देश है, हमारे लिए सारा धर्म बराबर है। तीसरा ये पॉइंट है डेमोक्रेटिक, हम लोग कैसा देश है? डेमोक्रेटिक देश है, मतलब प्रजातांत्रिक देश है हम लोग। यहाँ पे डेमोक्रेसी चलेगा, यहाँ पे जो लोगों को मतलब लोगों का शासन चलेगा, लोग जिनको वोट देंगे वही शासन में रहेंगे। फिर क्या है? रिपब्लिक है हम लोग एक, है ना। यानी एक अपने आप में एक पूरा का पूरा ये फेडरेशन नहीं है, रिपब्लिक है, मतलब एक राष्ट्र है ना, और जिसके अंदर अलग अलग राज्य वगैरह है। एक वही रिपब्लिक का उल्टा हम लोग सोच सकते हैं फेडरल, है ना। फेडरेशन है, हम लोग फेडरेशन नहीं है, हम लोग क्या है? एक रिपब्लिक है ना। फिर आते हैं इसमें, ये प्रियम्बल में लिखा, इसका प्रियम्बल में और आगे क्या बोला जाता है? बोला जाता है कि हम लोग को किस किस बात का ध्यान देना है। तो हम लोग को जस्टिस पे भी ध्यान देना है, जस्टिस करना है। किस बातों का जस्टिस करना है? लिबर्टी, मतलब हम लोग को क्या क्या देना है? लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी, जिसके बारे में हम ऑलरेडी बता चुके हैं, है ना। लिबर्टी मतलब स्वतंत्रता, एक तरह से, है ना, विचारों की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, है ना। इस तरह का हुआ लिबर्टी वर्ड का मतलब। इक्वलिटी होना चाहिए, सबको बराबर, कानून की नज़र में सभी कोई बराबर है। फ्रेटर्निटी, भाईचारा का भावना होगा देश में सभी लोगों के बीच में। और इंटीग्रिटी, यानी हम अपने देश के एकजुटता के लिए काम करेंगे। हमारा यहाँ पे क्या प्रेमल वाला देश हमारा एकजुट हो, समझ में आ रहा बात? तो ये एकजुटता के लिए, ये इंटीग्रिटी का मतलब हुआ एकजुटता, ठीक है ना।
तो देखो होता क्या है, अच्छा हम यहाँ पे एक थोड़ा सा मिस्टेक कर रहे थे। रिपब्लिक को हम लोग मतलब कोई भी देश दो तरह का हो सकता है, या तो वो रिपब्लिक होगा या तो मोनार्क होगा। मोनार्क मतलब जहाँ पे एक राजा होगा। तो हम लोग के यहाँ पे राजा वगैरह का कुछ नहीं होता है, कोई राजा नहीं हो सकता। हमारे यहाँ पे रिपब्लिक है, जबकि इंग्लैंड क्या है, एक मोनार्क है ना। ब्रिटेन क्या है, एक मोनार्क है। हम लोग क्या है, रिपब्लिक है। मतलब यहाँ पे पब्लिक ही जो डिसाइड करेगा वही प्रेसिडेंट बन सकता है, वही इनडायरेक्टली रूप से हम लोग प्रेसिडेंट को चुनते हैं, डायरेक्टली रूप से हम लोग प्रधानमंत्री को चुनते हैं। तो हम लोग की कैसा देश है, रिपब्लिक देश है, मोनार्क नहीं है। ठीक है ना, आगे समझ में। तो अगर हम पढ़े प्रियम्बल को, तो देखो मेरे पास किसी के पास कोई एनसीईआरटी बुक है, उसमें प्रियम्बल होगा। प्रियम्बल का एनसीईआरटी बुक में था ना आगे, अब आजकल तो बंद कर दिए, पहले आता था प्रियम्बल। हाँ देखो, ये पुराना एनसीईआरटी का बुक है, पता नहीं आजकल नहीं आता है। देखो यही है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, है ना, हम भारत के लोग, हैविंग solemnly resolved to constitute इंडिया इनटू ए, हम लोग ये भारत को एक कैसा देश बना रहे हैं, सॉवरेन बना रहे हैं, सोशलिस्ट बना रहे हैं, सेकुलर है, डेमोक्रेटिक है और रिपब्लिक है। क्यों बना रहे हैं, क्योंकि हमको अपने सारे सिटीजन को क्या देना है, जस्टिस देना है। इस तरह का जस्टिस, सोशल जस्टिस सामाजिक न्याय, इकोनॉमिक जस्टिस आर्थिक न्याय, पॉलिटिकल जस्टिस मतलब राजनीतिक न्याय। समझ में आ रहा बात। फिर उनको लिबर्टी देना है, मतलब एक तरह से उन पर किसी तरह का रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाना है, किसी भी लोगों पे किसी तरह का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। किस तरह का रिस्ट्रिक्शन, उनके सोच पे, उनके एक्सप्रेशन पे, वो कुछ भी अभिव्यक्त कर सकते हैं, उनके बिलीफ पे। यानी हम चाहे तो हम हिंदू भगवान, हिंदू वे ऑफ वर्शिप माने, या हम कोई भी चीज़, हमारा जो मेरा जो बिलीफ सिस्टम है उसको कोई भी चेंज नहीं कर सकता। हम जो कुछ बिलीफ किसी चीज़ में बिलीव करते हैं तो उसका हमको आज़ादी होना चाहिए। फेथ एंड वर्शिप मतलब धर्म और मेरे आस्था पे किसी का कोई बंदिश नहीं है, हम जो चाहे मेरे मुझे वो लिबर्टी है। तीसरा, इक्वलिटी होना चाहिए। क्या चीज़ में इक्वलिटी, बराबर, है ना, क्या चीज़ में इक्वलिटी होना चाहिए हमें, तो स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी। हमारे पास अगर हम कानून की नज़र से देखा जाए तो हमारे में सभी कोई बराबर है। और अपॉर्चुनिटी यानी अवसर, हमें सभी को बराबर अवसर मिलना चाहिए, किसी को ज़्यादा किसी को कम अवसर नहीं मिलना चाहिए। ठीक है ना, ये हो गया। एंड टू प्रमोट अमंग देम ऑल, और सभी के बीच में प्रमोट करना ना, बढ़ावा देना। क्या चीज़ को बढ़ावा देना है, फ्रेटर्निटी को बढ़ावा देना है ना, हमें सभी लोगों के बीच में भाईचारा को बढ़ावा देना है। क्या इससे भाईचारा को बढ़ावा देना है, उनका डिग्निटी, है ना, उनका जो किसी व्यक्ति का तुम सेल्फ रिस्पेक्ट को ठेस नहीं पहुंचा सकती, है ना। किसी व्यक्ति कोई किसी विचार को रखता है ना, मतलब इस तरह का विचार जो मतलब किसी मायने में तो मतलब अभद्र विचार नहीं, मतलब इस सेंस में नहीं, कोई भी किसी तरह का किसी भी तरह चाहे बिलीफ हो, फेथ हो, वर्शिप हो, उस तरह का अगर कोई तो तुम उसके उस कारण से उसके डिग्निटी पे यानी उसके आत्मसम्मान पे ठेस नहीं पहुंचा सकते, है ना। और यूनिटी, साथ में क्या ध्यान देना है हमें, और हमारे देश का यूनिटी और इंटीग्रिटी बना रहे, कि हम एक देश है, भारत एक देश है, हम भारतीय है, ये मतलब व्यू, ये हमारे अंदर में भावना होना चाहिए। ये इस बात को लेके हमारे फ्रेटर्निटी भाईचारा बढ़ावा देना है। तो ये था हमारा प्रियम्बल के बारे में कि हमने अपने देश जो सोचा है, हमने जो संविधान बनाया है, हमारे फोर फादर्स ने, उन्होंने क्या सोचा था, कैसा देश होगा हमारा, और उसको लेके ये संविधान और हमारा देश बना था। तो इसमें यहीं पे लास्ट में यही लिखा है कि इन आवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, हम बता चुके हैं 26 नवंबर 1949 को ये अडॉप्ट किया गया था। लागू हुआ था कब, 26 जनवरी 1950 को। अडॉप्ट कब किया गया था, 26 नवंबर 1949 को। तो हमने ये अडॉप्ट करते हैं, इनेक्ट करते हैं और अपने आप को देते हैं। देखो वर्ड समझ लो, गिव टू आवर सेल्व्स, हम पे कोई ये संविधान थोपा नहीं है, हमने इसे अपने आप को दिया है।
है ना, दिस कॉन्स्टिट्यूशन, ये संविधान अपने आप को हम समर्पित करते हैं, ये हम अपने आप पे ये लागू करते हैं। तो ये है हमारा प्रियम्बल। इसका मतलब समझ में आया? तो ये प्रियम्बल से हम बस इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ निकाल के रखे थे, प्रियम्बल पूरा का पूरा नहीं लिखे थे, वही सब यहाँ पे पॉइंट है। अब अच्छा यहाँ पे देखो, हम जहाँ जहाँ पे स्टार मार्क्स डाले हैं वो इस बात को दिखाता है कि जब शुरुआत में जब हमारा संविधान बना था, प्रियम्बल बना था, तो सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी, ये हमारे संविधान में तीनों वर्ड नहीं था, है ना, हमारे प्रियम्बल में। ये 42वां संविधान संशोधन हुआ है 1976 ईस्वी में, 1976 में 42वां संविधान संशोधन हुआ है, जिसके द्वारा ये तीन वर्ड हमारे प्रियम्बल में डाला गया, सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी। ठीक है बात? तो ये था हमारा प्रियम्बल के बारे में। तो आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं, कल से हम लोग पढ़ेंगे शेड्यूल्स के बारे में ना, शेड्यूल्स के बारे में कल से पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही।